हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा फिफ्थ वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 16th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा फिफ्थ वीडियो है। देखिए, फर्स्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी यायावर साम्राज्य का सामान्य परिचय और ऐतिहासिक स्रोत। सेकंड वीडियो में हमने चर्चा की यायावर साम्राज्य के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऊपर। थर्ड वीडियो में हमने चर्चा की चंगेज खां के प्रारंभिक जीवन और इसके विजय और विस्तार के ऊपर। फोर्थ वीडियो में हमने चर्चा की चंगेज खां के पश्चात जो मंगोल है उसके संबंध में हमने चर्चा की। और आज हम चर्चा करने वाले हैं सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में। और इस वीडियो में हमने चंगेज खां से पहले, चंगेज खां के साम्राज्य विस्तार से पहले मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चंगेज खां के समय एवं इसके बाद में इनके जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि में क्या बदलाव आया, साथ ही इसके सैनिक संगठन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इसके सैनिक संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यदि हम देखें चंगेज खां से पहले यायावरों का हम सैनिक संगठन देखेंगे तो ये सैनिक संगठन है, ये कबीलों पर आधारित होता था। यानी इसका तात्पर्य हो गया कि प्रत्येक कबीले की अपनी सेना होती थी और उस सेना में उसी कबीले के लोग हुआ करते थे। देखिए, मंगोलों में अक्सर क्या होता था, या मंगोल या जो अन्य यायावर समाज है, इसमें प्रत्येक जो तंदुरुस्त या वयस्क जो सदस्य होता था वो हमेशा हथियारबंद रहता था कि जब भी युद्ध की जरूरत हो तो वो तैयार रहे। और जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना है वो तैयार की जाती। और ये सेना है, ये अपेक्षाकृत छोटी हुआ करती थी। जबकि हम बात करें चंगेज खां के समय में, तो चंगेज खां के समय में जो सेना हुआ करती थी ये विभिन्न जनजातियां थी, जो मंगोलों की जितनी भी जनजातियां थी उनका सबका सम्मिलित रूप हुआ करती थी। इस सेना में मंगोलों के जितने भी कबीले थे तो प्रत्येक कबीले के लोग इसमें हुआ करते थे। जबकि इससे पहले हमने देखा कि जो सेनाएं हुआ करती थी ये कबीले की अपनी अलग अलग सेनाएं हुआ करती थी। और जिस कबीले की सेना होती थी, जैसे हम बात करें यहाँ पे तातार कबीले की बात करें, तो जैसे तातार कबीले की जो सेना होती थी तो उसमें तातार कबीले के लोग ही हुआ करते थे। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चंगेज खां की बात कर रहे हैं, तो देखिए चंगेज खां की सेना में अलग अलग कबीले, जैसे तातार कबीला हो गया, कैराइट कबीला हो गया, मंचू कबीला हो गया, इसके अतिरिक्त तुर्की हो गए, तो इन सब कबीलों का एक मिला जुला रूप होता था। जितनी भी मंगोल जनजातियां होती थी उन सब जनजातियों से जो वयस्क और जो तंदुरुस्त व्यक्ति होते थे, जो हथियारबंद होते थे, वो चंगेज खां की सेना में हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त चंगेज खां के द्वारा विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियान लड़े गए। और इन अभियानों में जो नवीन राज्य थे, इन नवीन राज्यों के जो सदस्य होते थे या जो लोग होते थे, इनको भी सेना में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो चंगेज खां की जो सेना होती थी ये विशाल होती थी, पहले की तुलना में विषम जातीय होती थी, अलग अलग जाति धर्म के लोग इसमें जुड़े हुए होते थे। इससे पूर्व में क्या होता था कि प्रत्येक कबीले की अपनी सेना होती थी और उसमें केवल उसी कबीले के सदस्य सम्मिलित होते थे। अब हम चर्चा करते हैं महासंघ की, जो चंगेज खां के द्वारा विभिन्न कबीलों को मिलाकर के जो महासंघ बनाया गया था। इस कबीले में जैसे मुख्यतः तुर्की मूल के उइगर होते थे, ये अपनी इच्छा से इस महासंघ में शामिल हुए थे। इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी इस महासंघ में सम्मिलित किया गया जो इनके पुराने शत्रु थे या इनको चंगेज खां के द्वारा पराजित किया गया था। जैसे कैराइट कबीले हैं, तो कैराइट कबीले को चंगेज खां के द्वारा पराजित किया गया था, लेकिन बाद में उसे जो महासंघ बनाया चंगेज खां के द्वारा, जो परिसंघ बनाया गया, उसमें इनको सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि चंगेज खां उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उस महासंघ के सदस्य थे उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। जो उनकी पूर्व की जो पहचान थी, और ये पहचान किसके आधार पर होती थी, इनके कबीले, कुल और जो पारिवारिक संगठन होते थे उनके आधार पर होती थी। और इनको जो चंगेज खां है इस पहचान को मिटाना चाहता था। और उसके पीछे चंगेज खां का जो उद्देश्य था वो ये था कि ताकि सब लोग एकीकृत होकर एक ही सम्राट के प्रति वफादार हो। देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई मंचू कबीला है, अब मंचू कबीले के जो लोग हैं ये मंचू कबीले की सेना में सम्मिलित होते थे और इनकी जो वफादारी होगी वो मंचू कबीले से होगी। लेकिन अब देखो चंगेज खां ये क्या करता है, जैसे अलग अलग कबीले हैं, एक कबीला ए है, एक कबीला बी है, एक कबीला सी है और एक कबीला डी है। तो इन अलग अलग कबीलों से मिलाकर वो एक सैनिक संगठन तैयार कर रहा है। और ये जो सैनिक संगठन है ये अब किसके प्रति वफादार होगा, चंगेज खां के प्रति वफादार होगा। और यही वजह है कि चंगेज खां जो इनकी जो पहले की जो पहचान थी उसको मिटाना चाहता था और इनको एक नई पहचान देना चाहता था।
देखिए सैनिक संगठन की जो चंगेज खां के द्वारा जो पद्धति अपनाई गई वह पद्धति थी दशमलव पद्धति। और ये दशमलव पद्धति थी, ये स्टेपी क्षेत्र की काफी पुरानी पद्धति होती थी। तो उसी पद्धति को चंगेज खां ने कुछ परिवर्तन करके उसे अपनाया। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस दशमलव पद्धति से क्या तात्पर्य होता है। तो देखो, एक तो इसमें जो 10 के गुणक में सैनिक संगठन होते थे, जैसे 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, तो इस आधार पर इन सैनिकों को इकाइयों में विभाजित किया जाता था। और जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वह 10,000 सैनिकों की होती। सबसे बड़ी जो इकाई होती थी ये 10,000 सैनिकों की होती थी। ये बहुत ही कम होती थी और इस इकाई को तुमन कहा जाता था। अब जो चंगेज खां की जो ये 10,000 की सेना होती थी या इकाई होती थी, इसमें अनेक कबीले और कुलों के लोग थे, वो सम्मिलित होते थे। देखिए, प्राचीन जो दशमलव पद्धति होती थी ये कुल और कबीले के आधार पर होती। जैसे हमने कुछ देर पहले भी चर्चा की, तो कोई कबीला है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तातार कबीले की, तो यहाँ पर जो तातार कबीला है ये भी जो दशमलव पद्धति होती थी स्टेपी प्रदेश की उसी को अपनाता था। लेकिन इसमें जो मुख्य अंतर होता था वह होता था कि तातार कबीले की जो दशमलव प्रणाली होती थी, इसमें जो सैनिक इकाइयां होती थी उसमें केवल तातार कबीले के लोग होते थे। लेकिन चंगेज खां ने इसमें कुछ परिवर्तन किए और चंगेज खां के द्वारा जो ये दशमलव प्रणाली अपनाई गई या जो सैनिक इकाइयां जो बनाई गई, इसमें अलग अलग कबीलों के अलग अलग कुलों के लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। तो इस प्रकार से चंगेज खां के द्वारा प्राचीन जनजातीय समूह को विभाजित करके उनके सदस्यों को एक नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। पहले जो सैनिक इकाइयां होती थी अपने कबीले और कुल के नाम से जानी जाती थी, अब ये सैनिक इकाइयां हैं ये चंगेज खां के नाम से जानी जाती। अब इन सैनिक इकाइयों में कोई एक कुल के सदस्य नहीं होते थे, अलग अलग कुल, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हुआ करते थे। अब देखिए, चंगेज खां के द्वारा सेना में अनुशासन बनाने के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारी की अनुमति के बिना उस ग्रुप से या उस समूह से बाहर जाने की अगर कोई चेष्टा करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान होता। तो इस प्रकार से सेना में अनुशासन बना रहता था। अब देखो, इस प्रकार से चंगेज खां के द्वारा स्टेपी प्रदेश की जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था है उसको परिवर्तित किया गया, विभिन्न वंशों और कुलों को एकीकृत किया गया और इन सबको एक नवीन पहचान दी गई। देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि चंगेज खां के द्वारा जो इनकी जो पुरानी पहचान है उसे तो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और इन सबको एक नवीन पहचान दी जा रही है। और इस नवीन पहचान की वजह से ही ये लोग चंगेज खां के वफादार बने रहेंगे। तो चंगेज खां ने क्या किया कि जो नई सैनिक टुकड़ियां बनाई उनको अपने 4 पुत्रों के अधीन कर देता है। जैसे इसके 4 पुत्र हैं, तो इन 4 पुत्रों के लिए इसने 4 नई सैनिक टुकड़ियां बनाई और उन सबका जो कमांडर है वो अपने पुत्रों को बना देता है। इनके जो 4 पुत्र होते हैं, जैसे चोजी हो गया, चगताई हो गया, ओगेदेई हो गया, तलुई हो गया, तो इन सबको इन सेनाओं का क्या बना दिया जाता है, कमांडर बना दिया जाता है। अब इसने जो सैनिक टुकड़ियां हैं, जो नवीन सैनिक टुकड़ियां हैं, अपने पुत्रों के जो अधीन की थी, इन सैनिक टुकड़ियों को भी बाद में छोटी छोटी टुकड़ियों में विभक्त कर दिया जाता था और इन छोटी छोटी टुकड़ियों के भी कप्तान हुआ करते थे और इन कप्तान को कहा जाता था नोयान कहा जाता। इसके अतिरिक्त जो चंगेज खां के जो विश्वस्त थे या जो चंगेज खां के काफी करीबी लोग होते थे, जो जिन पर चंगेज खां को बहुत ज्यादा विश्वास था, ऐसे लोगों को सम्मानित करने के लिए चंगेज खां उन्हें सगा भाई कहकर पुकारता था। तो इस प्रकार के लोग हैं, ये चंगेज खां के हमेशा वफादार बने रहते थे। इसके अतिरिक्त जो स्वतंत्र व्यक्ति थे या जो खास व्यक्ति थे, उनको ये एक पद देता था, नौकर का पद। देखिए, यहाँ पर नौकर का पद से तात्पर्य निम्न से नहीं है। जैसे वर्तमान में हम देखें, जैसे कोई सरकारी नौकरी पर है तो वो सरकारी नौकर हो गया। तो यहाँ पर जो सरकारी नौकर है ये वर्तमान दृष्टिकोण में देखें तो काफी एक सम्मानजनक पद होता है। उसी प्रकार से उस समय जो सरकार होता था वो चंगेज खां होता था और ये जो नौकर का जो पद होता था ये लोगों को अपने स्वामी के साथ एक गहरा संबंध दर्शाता था। तो उस समय नौकर होना, चंगेज खां का नौकर होना एक सम्मानित बात होती थी और ये उस समय का एक सम्मानित पद हुआ करता था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चंगेज खां के द्वारा लोगों को नई पहचान दी गई, उन्हें नोयान कहकर संबोधित किया गया, उन्हें अपना सगा भाई अर्थात आंडा कहकर सम्मानित किया गया, उन्हें नौकर जैसे पदों पर स्थापित किया गया। इस प्रकार से जो चंगेज खां है ये इन लोगों की वफादारी खरीदने में सक्षम रहा और ये जीवन पर्यंत चंगेज खां के वफादार बने रहे और इसी प्रकार से इनकी जो पुरानी पहचान थी उसको मिटाने में भी ये सफल रहा। देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये नया वर्गीकरण है ये पूर्व में जो चले आ रहे सरदारों के जो अधिकार है उनको सुरक्षित नहीं रखता। अब यहाँ पर नए नए अभिजात वर्ग है वो सामने आ जाते हैं और ये अभिजात वर्ग है, ये अपनी प्रतिष्ठा है, ये मंगोलों के महानायक यानी चंगेज खां के साथ अपने करीबी रिश्ते के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो जिनका चंगेज खां के साथ में करीबी रिश्ता है, जिनको चंगेज खां अपना सगा भाई कहकर पुकार रहा है, जिनको चंगेज खां अपने नौकर के पद पर रख रहा है, जिनको चंगेज खां नोयान जैसे पद दे रहा है,
तो ये नवीन अभिजात वर्ग है यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और जो प्राचीन जो कबीलों के सरदार होते हैं, अब उनके धीरे धीरे उनके अधिकार है वो नष्ट होते जा रहे हैं। अब देखिए चंगेज खां के द्वारा जो ये नवीन श्रेणी बनाई गई थी, इसमें जो नवविजित जो प्रदेश होते हैं या नवविजित जो लोग होते हैं, उन पर शासन करने का उत्तरदायित्व है ये अपने 4 पुत्रों को सौंपता है। और इस प्रकार से गठन होता है उलूस का। देखिए यहाँ पर उलूस से तात्पर्य होता है एक ऐसा भूभाग जिस पर इसके पुत्र शासन करेंगे। तो ये जो भूभाग है ये निश्चित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक पुत्र को रूस का स्टेपी प्रदेश दे दिया, अब इसकी जो सीमाएं हैं वो निश्चित नहीं है। इसके पुत्र को अधिकार होता था कि ये अपनी सीमाओं को बढ़ा सकता था, अन्य प्रदेशों को विजय प्राप्त करके अपनी सीमाओं को और अधिक तक बढ़ा सकता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो चंगेज खां है उसका विचार था कि उसके जो पुत्र हैं ये मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करें। इसके लिए उसने अपने जीते जी साम्राज्य को कुछ भागों में डिवाइड कर देता है, कुछ उलूस में डिवाइड कर देता है, जिसमें इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी, फर्स्ट नंबर का जो बेटा होता है, इसको रूस का स्टेपी प्रदेश दिया जाता है। अब ये इसका उलूस कहलाएगा। सेकंड नंबर का जो बेटा होता है चगताई, इसको तुरान का स्टेपी क्षेत्र, इसके अतिरिक्त पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र दिया जाता है। वर्तमान में जो तुर्किस्तान देश है इसका जो क्षेत्र आ जाता है ये इसी के अंतर्गत आता था। इसने अपने थर्ड नंबर का जो बेटा है उसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है और इसके थर्ड नंबर के बेटे का नाम होता है ओगेदेई। और ओगेदेई ही यहाँ पर महान खान की उपाधि धारण करता है। देखिए महान खान की उपाधि केवल जो मंगोल शासक होते थे वो ही धारण कर सकते थे। और इसने अपनी जो राजधानी है ये काराकोरम को बनाई थी। और इसका जो सबसे छोटा बेटा होता है जिसे तोलय या तलुई के नाम से जाना जाता है, इसको जो पैतृक भूमि होती है मंगोलिया वो दी जाती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चंगेज खां के द्वारा जो साम्राज्य का जो बंटवारा है अपने 4 पुत्रों में कर दिया जाता है। और चंगेज खां का विचार था कि इसके चारों पुत्र मिलकर ये शासन करें। उत्तराधिकारी ये ओगेदेई को बनाता है और बाकी के जो 3 पुत्र हैं ये ओगेदेई की हेल्प करें इस साम्राज्य के संचालन में। इसके अतिरिक्त चंगेज खां क्या करता है कि विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां बनाता है जिन्हें तांबा कहा जाता है। और इन सैन्य टुकड़ियों को प्रत्येक उलूस में तैनात कर दिया जाता है। देखिए चंगेज खां को पता था कि भविष्य में जब कभी भी इनके पुत्रों के बीच में कोई विवाद हो तो जो निर्णय लिया जाए ये सामूहिक रूप से लिया जाए। और ये निर्णय कौन लेगा? ये निर्णय लेंगे किरलताई लेंगे। देखिए किरलताई का जिक्र है जब 1206 ईस्वी में चंगेज खां के द्वारा समस्त मंगोल कबीलों को विजित कर लिया जाता है और उनको एकीकृत किया जाता है। तो ये जो किरलताई होती है यही तैमूजिन को चंगेज खां की उपाधि देती है। यहाँ पर जो किरलताई होती है ये जो मंगोल सरदार होते हैं इनकी सभा को किरलताई कहा जाता है। तो अधिकतर जो निर्णय है वो इसी के द्वारा लिए जाते थे और सामूहिक रूप से लिए जाते। तो ये किरलताई है ये परिवार और राज्य के भविष्य में निर्णय कर सकती थी, युद्ध अभियानों के बारे में निर्णय करती थी, लूट के माल का बंटवारा करना है उसके संबंध में ये निर्णय लेती थी, चरागाह भूमि के ऊपर ये निर्णय लिया करती थी और उत्तराधिकारी के संबंध में। तो ये जितने भी निर्णय होते थे ये सामूहिक रूप से लिए जाते। यहाँ पर एक किरलताई है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है वो अदा करती है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे चंगेज खां के द्वारा हरकारा पद्धति को अपनाया गया जिसे याम के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफी फुर्तीली पद्धति हुआ करती थी और इसका मुख्य कार्य होता था संचार का। जैसे राज्य के दूर दराज के जो स्थान होते थे उनमें इससे आसानी से संपर्क रखा जाता था, क्योंकि हमने देखा कि मंगोलों का साम्राज्य था ये काफी बड़ा था, यूरोप और एशिया जैसे 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इतने बड़े साम्राज्य की सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए इसने एक पद्धति बनाई जिसका नाम था हरकारा पद्धति। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता था, एक निश्चित दूरी पर सैनिक चौकियां स्थापित की जाती थी। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले कि 5 किलोमीटर का एग्जाम्पल है तो 5 किलोमीटर पर एक चौकी है ए, 5 किलोमीटर के पश्चात में दूसरी चौकी बी होगी, फिर तीसरी चौकी सी, डी और फिर आगे इस प्रकार से ये चौकियां स्थापित करता था। और इन प्रत्येक चौकी पर कुछ सैनिक होते थे, साथ ही कुछ हष्ट पुष्ट यहाँ पर घोड़े हुआ करते थे और उन घोड़ों के साथ में घुड़सवार हुआ करते। ये स्थिति प्रत्येक चौकी की हुआ करती थी। तो जैसे कोई संदेश पहुंचाना होता था, तो जैसे चौकी ए से संदेश पहुंचाना है, चौकी ई तक पहुंचाना है, तो इसके लिए क्या किया जाता था कि सबसे पहले चौकी ए का जो घुड़सवार होता था वो चौकी बी तक जाता था। यहाँ पर घुड़सवार तैयार रहता था अपने घोड़े के साथ में, वो ये संदेश सी तक पहुंचाता था, सी का संदेश डी तक पहुंचता था और डी का संदेश है वो ई तक पहुंचता था। तो इस प्रकार से काफी कम समय में ये संदेश बहुत जल्दी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। तो देखिए इस पद्धति का मुख्य लाभ क्या होता था कि जो इनका जो साम्राज्य था ये काफी बड़ा था, 2 महाद्वीपों में फैला हुआ था
तो जो मंगोल शासक होते हैं जिनको महान खान के नाम से जाना जाता है, तो दूरस्थ स्थानों में होने वाली घटनाओं की इनको आसानी से जानकारी मिल जाती थी, उन पर ये आसानी से निगरानी रख पाते थे, इसमें इनको काफी सहायता मिलती। और चंगेज खान की मृत्यु के बाद में इस पद्धति में और भी सुधार किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे हरकारा जो पद्धति है, इस पद्धति के संचालन, इस पद्धति की व्यवस्था के लिए जो भी खर्चा होता था, ये खर्चा था, ये प्राप्त होता था कुबकुर नाम के कर से प्राप्त होता था। एक टैक्स होता था और इस टैक्स का नाम था कुबकुर कर। और ये जो कर था, ये मंगोल जो लोग होते थे उनके द्वारा दिया जाता था। अपने घोड़े या पशु होते थे, इनका 10वां हिस्सा होता था, ये कुबकुर कर के रूप में दिया जाता था। और ये कर है, ये अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था और इस कर के बदले में इनको काफी लाभ प्राप्त होता मंगोल शासकों के द्वारा। देखिए, हमने देखा कि मंगोल जो शासक हैं जैसे चंगेज खान है, उसके बाद में उसके जो वंशज होते हैं, उन्होंने रूस, ईरान के क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन जो ये विजित लोग थे, नवीन साम्राज्य के जो लोग हुआ करते थे, ये जो नए नए यायावर शासक थे, इनसे इनका कोई लगाव नहीं था। और उसकी वजह क्या थी कि देखिए, 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो युद्ध हुए, उनमें अनेक तो नगर नष्ट हो गए, कृषि भूमि को काफी हानि हुई, व्यापार पूर्ण रूप से चौपट हो गया। इसके अलावा जो दस्तकारी की जो वस्तुएं होती है, इनका उत्पादन या व्यवस्था ये अस्त व्यस्त हो जाती है। सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं और उससे कहीं अधिक हैं वो दास बना लिए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक, सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा कष्ट होता है इन युद्धों की वजह से। और यही वजह थी कि जो ये नवीन विजित लोग थे, ये जो स्थानीय जो राज्यों के जो लोग हुआ करते थे, इनका जो नए नए जो यायावर शासक होते थे, इनके प्रति कोई लगाव नहीं था। क्योंकि इन युद्धों की वजह से बहुत सारे जो निर्माण कार्य हैं, जो मरम्मत कार्य हैं नहरों के, वो कंप्लीट नहीं हो पाए। और इन नहरों की मरम्मत नहीं होने से मरुस्थल है वो धीरे धीरे और फैलता जाता है। इससे पारिस्थिति का बहुत ज्यादा विनाश होता है। और खुरासान के कुछ हिस्से तो आज भी ऐसे हैं जो अब तक नहीं उभर पाए। तो यही वजह थी कि जो विजित लोग थे, इनका जो नवीन जो यायावर शासक थे, इनके प्रति कोई लगाव नहीं था। क्योंकि इनकी वजह से नगर नष्ट हो गए थे, कृषि भूमि को काफी हानि हुई, व्यापार पूर्ण रूप से चौपट हो गया था, हजारों लोग, लाखों लोग इसमें मारे गए थे, उससे कहीं अधिकों को दास बना लिया गया था। तो ये सब वजह थी जिनकी वजह से इन लोगों का इन यायावर शासकों के प्रति कोई लगाव नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो जब सैन्य अभियानों में विराम आता है, या हम कह सकते हैं कि युद्ध के पश्चात में जो शांति आती है, इससे क्या होता है, व्यापारिक संबंध काफी मजबूत, क्योंकि मंगोलों का साम्राज्य ये काफी विशाल था, यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। इसी की वजह से यूरोप और चीन के मध्य में जो संबंध है वो काफी अच्छे हो जाते हैं, जिनसे व्यापार को काफी लाभ पहुंचता है। और ये सब घटनाएं कब होती हैं, जब युद्ध समाप्त होने के बाद। युद्ध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात में धीरे धीरे व्यापार का पुनः विकास शुरू होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं, तो वापस से व्यापार है वो उन्नत अवस्था में चला जाता है। और व्यापार का जो सबसे प्रमुख मार्ग होता था उस समय रेशम मार्ग होता था, जिसे सिल्क रूट कहते हैं। अब ये जो सिल्क रूट है, ये भी अब अपने शिखर पर था इन मंगोल साम्राज्यों की वजह से। और पहले की तरह अब ये जो व्यापारिक मार्ग है, ये केवल चीन में जाकर खत्म नहीं होता था, उससे कहीं अधिक जाकर उत्तर में मंगोलिया और जो नवीन साम्राज्य की जो राजधानी थी कराकोरम पर, वहां तक ये जो रेशम मार्ग है अब जाने लगा था। यहाँ पर हम देखेंगे कि युद्धों में जो हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति धीरे धीरे होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे व्यापारिक संबंध भी मजबूत होंगे, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसकी चर्चा हम कुछ देर बाद में करेंगे। अब देखिए, मंगोल शासकों ने क्या किया, सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की उन्होंने। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पास जारी करते थे, और इस पास को फारसी भाषा में पैजा और मंगोलों की भाषा में जेरेज कहते हैं। ये जो पास है, जो यात्री होते थे या जो व्यापारी होते थे उनको दिया जाता था, और बदले में उनको सुरक्षा प्रदान की जाती। और इस पास के बदले में जो व्यापारी है, ये बाज नामक कर अदा करते थे। तो यहाँ पर इसको राइट डाउन कर लो, इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब धीरे धीरे हम देखेंगे, जो पहले जो नवीन साम्राज्यों में रहने वाले जो लोग थे, ये यायावर शासकों के प्रति जो अलगाव रखते थे, अब वो इनकी सत्ता को स्वीकार करने लगे, क्योंकि अब वो उनको टैक्स दे रहे हैं, बदले में उनसे पास ले रहे हैं, उनका जो व्यापार है वो वापस से उन्नत अवस्था में आता है, कृषि व्यवस्थाएं ठीक होने लगती हैं। अब यहाँ पर हमें धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। 13वीं शताब्दी में हम देखेंगे जो मंगोल साम्राज्य है, यहाँ पर जो यायावर या जो स्थानीय समुदाय के जो लोग होते थे, इनमें विरोध कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये यायावर लोग थे या स्थानीय लोग थे, इनके बीच में ये विरोध क्यों कम हो जाते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है, इसको कुछ हम उदाहरणों की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1230 के दशक की बात कर रहे हैं।
तो मंगोलों के द्वारा उस समय उत्तरी चीन का जो प्रमुख वंश था चिन वंश, उसको पराजित कर दिया जाता है और मंगोलों का वहां पर कब्जा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगोलों के कुछ क्रूर नेता होते हैं, वो दबाव डालकर अपना विचार रखते हैं कि इन कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी जो कृषि भूमि है उसको चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन हम 30-40 साल बाद में देखेंगे, 1270 के दशक में आते आते हम देखेंगे कि जब इनके द्वारा सुंग वंश को पराजित किया जाता है और दक्षिणी चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंगेज खां का सबसे छोटा बेटा होता है तलुई और तलुई का वंशज होता है कुबलई खां। ये अब किसानों और नगरों के रक्षक के रूप में सामने आता है। तो देखिए, अभी तक तो हम देख रहे थे कि इन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता था किसानों को मौत के घाट उतार दो, इनकी कृषि भूमि को चरागाह भूमि में परिवर्तित कर दो। तो अभी तक तो किसानों के क्या थे, भक्षक थे। लेकिन 30-40 वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से ये नगरों और किसानों के अब क्या बन जाते हैं, रक्षक बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख उदाहरण है, वो गजन खान का भाषण है। देखिए, गजन खान है, ये चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तलुई का वंशज होता है और ये अपने परिवार के सदस्यों को और सेनापतियों को आगाह करता है कि वह अब कृषकों को न लूटे बल्कि इनकी रक्षा करें। और उसने भाषण के दौरान कहा कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। यदि तुम कृषकों को मारोगे, किसानों को मारोगे, उनको लूटोगे, तो राज्य में ना तो स्थायित्व आएगा और ना ही समृद्धि आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 13वीं शताब्दी के अंत में आते आते जो यायावर लोग हैं और ये जो स्थानीय लोग हैं, इनके विरोध में कमी आ जाती है। देखिए, गजन खान के उस प्रसिद्ध भाषण की चर्चा करें उससे पहले हम थोड़ा गजन खान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, गजन खान का जो शासनकाल है ये 1295 से 1304 के मध्य में रहा था और यह एक इलखानी शासक था। तो देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि चंगेज खां का जो सबसे छोटा बेटा होता है तलुई, इसकी दो शाखाएं होती हैं आगे चलकर। एक शाखा युआन होती है, युआन शाखा का जो शासन होता है ये चीन में होता है और दूसरी इसकी शाखा होती है इलखानी, और इस इलखानी शाखा का जो शासन है ये ईरान में होता है। तो गजन खान है, इसका संबंध था ये इलखानी शाखा से था। इसने बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और गजन खान के द्वारा ये जो प्रसिद्ध भाषण दिया गया था अपने यायावर सेनापतियों को, जिनमें मंगोल और तुर्क दोनों आ जाते हैं, इस भाषण को लिखने वाला था, इसका वजीर था रशीदुद्दीन। और ये रशीदुद्दीन, इसका संबंध ईरान से था। ये ईरान का वहीं का स्थानीय व्यक्ति था जिसने ये भाषण लिखा था। तो देखिए, इस भाषण में गजन खान ने कहा कि मैं फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं हूँ, या फिर फारस से तात्पर्य हो गया ईरान से। यदि उन सबको लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली कोई और नहीं है, चलो हम सब मिलकर उन्हें लूटते हैं। तो यहाँ पर गजन खान कहना चाहता है कि वह फारस के कृषक वर्ग के पक्ष में नहीं है और उसके पास में इसको लूटने का उद्देश्य भी है, लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो आगे कहता है, लेकिन अगर आप निश्चित रूप से अपने भविष्य में भोजन के लिए अनाज और भोज्य सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ में कठोर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर गजन खान कहना चाहता है कि यदि हमें भविष्य में भोजन चाहिए या खाद्य सामग्री चाहिए तो उसके लिए मुझे आपके ऊपर कठोर होना पड़ेगा, अर्थात मुझे आपको रोकना होगा इन किसानों को लूटने के लिए। आगे वो कहता है कि हमें तर्क और बुद्धि से काम लेना चाहिए। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनके बैल और अनाज के बीज उनसे छीन लेंगे, उनकी फसलों को कुचल डालेंगे, तो आप भविष्य में क्या करोगे? यदि आप किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार करोगे, उनको लूटोगे, तो आप भविष्य में अपने लिए अनाज और भोज्य सामग्री उत्पादन नहीं कर पाओगे। ये उत्पादन करने का काम कौन करेगा? किसान करता है। तो एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और एक विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर गजन खान कहना चाहता है कि यदि कोई विद्रोही कृषक वर्ग है तो उसको तो लूटना अभी भी हम चालू रखेंगे, लेकिन यदि कोई आज्ञाकारी कृषक वर्ग है जो उत्पादन करता है हमारे लिए भोजन सामग्री, तो उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं नागरिक प्रशासन की। देखिए, चंगेज खां के द्वारा नागरिक प्रशासक के रूप में मंगोल लोगों को तो भर्ती किया ही था, लेकिन इसके साथ साथ जो विजित राज्य थे वहां से भी इन्होंने भर्ती करना शुरू कर दिया था। जैसे ईरान हो गया, चीन हो गया, मॉस्को हो गया। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनको भी नागरिक प्रशासक के रूप में चंगेज खान ने भर्ती करना शुरू कर दिया था। और इनको कभी कभी क्या किया जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। जैसे चीन के सचिव को ईरान भेज दिया जाता था, ईरान के सचिव को चीन स्थानांतरित कर दिया जाता था। और इसके पीछे जो चंगेज खां था उसका उद्देश्य यह था कि इससे क्या होता था कि दूरस्थ राज्यों को संगठित करने में मदद मिलती थी, उनको संगठित करने, उनमें एकीकृत करने में मदद मिलती थी। साथ ही उनकी पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से
वहां के जो स्थानीय लोग होते थे और ये जो यायावर लोग होते थे खाना बदोश, इनके बीच में लूट मार की जो प्रवृत्ति थी ये भी कम हो जाती थी। और जो मंगोल शासक होते थे, इन जो स्थानीय जो प्रशासक होते थे इन पर तब तक विश्वास करते थे जब तक कि ये उनके लिए कर इकट्ठा करने की क्षमता रखते हो। तो ये जो स्थानीय प्रशासक होते थे ये मंगोल शासकों को वहां से टैक्स भी कलेक्ट करके देते थे, और इसी वजह से मंगोल शासकों का इन पर विश्वास बना रहता था। अब देखिए इनमें से कुछ प्रशासक ऐसे होते थे जो काफी प्रभावशाली होते थे, और ये अपने प्रभाव का उपयोग इन खानों पर भी करते थे। खानों से तात्पर्य हो गया मंगोल शासकों से। देखिए इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण हमने देखा था, वजीर रशीदुद्दीन का देखा था, जिसने गजन खान के लिए भाषण तैयार किया था। और ये जो भाषण है गजन खान के द्वारा मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया गया था, जिसमें कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। इसके अतिरिक्त और प्रमुख उदाहरण मिलते हैं। 1230 के दौरान एक प्रमुख चीनी मंत्री होते हैं, और इन चीनी मंत्री ने क्या किया था, ओगेदेई की जो लूटने की प्रवृत्ति थी उसको परिवर्तित कर दिया था। तो ये काफी प्रभावशाली होते थे। ऐसा ही एक उदाहरण जुवेनी परिवार का मिलता है। तो ये जो स्थानीय प्रशासक होते थे उनमें से कुछ काफी प्रभावशाली होते थे, और ये अपने प्रभाव का प्रयोग है ये मंगोल शासकों पर भी कर पाते थे। अब हम चर्चा करते हैं, व्यक्तिगत राजवंश की चर्चा करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि चंगेज खां की इच्छा थी कि इसके चार जो बेटे हैं वो मिलजुल कर शासन करें, मिलजुल कर शासन करें, और पिता के द्वारा जो उन्हें धन प्राप्त हुआ है उसको मिल बांट कर इस्तेमाल करें। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। कुछ समय पश्चात में इसके प्रत्येक जो बेटे और उनके वंशज होते हैं उनमें व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना स्थान ले लेती है। अब वो सब अपना अपना राजवंश बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि अब उनका एक व्यक्तिगत राजवंश भी हो जिससे लोग उनको जाने। अब वो चाहते थे कि उनके पास अपना एक उलूस हो और वो उस उलूस के एकमात्र स्वामी हो। यहाँ पर हमने उलूस की चर्चा की थी, वह भूखंड जो उनके अधिकृत हो, लेकिन उसकी जो सीमा है वो निश्चित नहीं होती थी। और इस व्यक्तिगत राजवंश की जो भावना है इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और ये संघर्ष हुआ चंगेज खां के वंशजों के मध्य में हुआ महान पद के लिए। महान पद से तात्पर्य है यहाँ पर महान जो खान का पद है जो केवल मंगोल शासक धारण करते थे उस पद के लिए। अब चंगेज खां का प्रत्येक वंशज महान खान का पद धारण करना चाहता था, साथ ही वह उत्कृष्ट चरागाह भूमि पाने की होड़ में भी लगा रहता था। देखिए इस व्यक्तिगत राजवंश की भावना में चंगेज खां के चार पुत्रों के द्वारा अलग अलग राजवंश की स्थापना की गई। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चंगेज खां के सबसे बड़े बेटे चोजी की बात करते हैं। यहाँ पर चोजी के द्वारा सुनहरा गिरोह, जिसे गोल्डन होर्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक दल का गठन किया गया। अब इसके जो वंशज हैं ये गोल्डन होर्ड के नाम से जाने जाएंगे, और इसका जो क्षेत्र था ये रूस के स्टेपी क्षेत्र आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रूस का स्टेपी प्रदेश है ये स्टेपी प्रदेश आ जाता है, चोजी के अंतर्गत आ जाता है। चोजी के जो वंशज होते हैं गोल्डन हार्ड उनके अंतर्गत आ जाता है। चंगेज खां का जो सेकंड नंबर का बेटा था चगताई, इसके उत्तराधिकारियों ने तुरान का जो स्टेपी क्षेत्र है वहां पर राज किया, जहां पर आजकल तुर्किस्तान बसा हुआ है। आधुनिक जो तुर्किस्तान है वो बसा हुआ है। तो ये चगताई वाला जो क्षेत्र है ये आ जाता है आप मैप में देखेंगे तो। अब बात करते हैं इसके चौथे नंबर के बेटे की बात करते हैं। तो देखिए चौथे नंबर के बेटे हैं, इन्होंने दो जगह पर शासन किया, एक तो चीन में शासन किया, ठीक है, और दूसरा इनका जो शासन है वो रहा ईरान में। तो यहाँ पर हम चर्चा करें तलुई वंश की, तो देखिए तलुई वंश की आगे चलकर दो शाखाएं हो जाती हैं। एक तो शाखा होती है युआन शाखा होती है, और इस युआन शाखा का जो शासन होता है ये तो होता है चीन में। यहाँ पर जो युआन शाखा है इसका शासन तो होता है चीन में। दूसरी होती है इलखानी शाखा, और ये जो इलखानी शाखा है इसका शासन होता है ईरान में। ये यहाँ पर जो ईरान है यहाँ पर इलखानी शाखा का शासन होता है। अब इसका जो तीसरे नंबर का जो बेटा था ओगेदे, देखिए ओगेदे के जो वंशज हैं आगे चलकर पराजित हो जाते हैं, और ये जो तलुई वंश है, जो तलुई वंश है इसकी शाखा में सम्मिलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर चार बेटों में से तीन बेटों ने अपने अपने व्यक्तिगत राजवंश की स्थापना की। इनको यदि आप मैप में देखोगे तो देखिए सबसे बड़ा बेटा था चोजी, जिसे गोल्डन होर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसके उत्तराधिकारियों को इसने रूस का जो स्टेपी प्रदेश है वहां पर शासन किया। दूसरे नंबर का बेटा था चगताई, इसके द्वारा जो तुर्किस्तान है आधुनिक तुर्किस्तान वो वाला क्षेत्र मिला। चौथे नंबर का जो बेटा था तलुई, इसकी दो शाखाएं हैं, एक चीन में है, चीन में युआन शाखा है, और दूसरी शाखा है ईरान में। ईरान में जो शाखा है उसका नाम है इलखानी शाखा। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो ये यायावर परंपराएं हैं ये सबसे अधिक समय तक चलती हैं। एक तो चगताई वंशज के द्वारा चलाई जाती है जो मध्य एशिया में जिनका शासन होता है। दूसरा ये जो यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक चलती गोल्डन होर्ड के द्वारा।
जिनका शासन रूस में होता है। देखिए हमने देखा कि चंगेज खां के जो वंशज हैं, ये धीरे धीरे इन्होंने अपना अलग अलग वंश स्थापित किया, और इसका जो परिणाम है वो ये निकलेगा कि अपने जो पिछले परिवार की जो स्मृतियां या जो परंपराएं हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और ये सब हुआ एक ही कुल के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा के कारण। अब हर कोई अपने आप को महान खान साबित करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका उलूस उसके अन्य जो भाई हैं उनसे बड़ा हो। अब देखो जो टोलुइद शाखा थी, टोलुइद शाखा से तात्पर्य हो गया चंगेज खां का जो सबसे छोटा बेटा था तलुई, उसी की शाखा को टोलुइद के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या किया कि अपने पारिवारिक मतभेदों का वृतांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे इतिहासों में दिया। अब देखो ये क्या करने लगते हैं कि अपना जो इनका वृतांत होता है, या जो अपने शासन का जो वर्णन होता है, ये अब अपने अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा इतिहास की बुक में लिखवाना भी शुरू कर देते हैं। इसके लिए क्या किया गया कि टोलुइद शाखा जो चीन और ईरान में थी, इनके परिवार के सदस्यों द्वारा विद्वानों को बड़ी संख्या में क्या किया गया, भर्ती किया गया, और इन विद्वानों की सहायता से इन्होंने अपना जो विवरण है वो इतिहास की बुक्स में लिखवाया। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो विद्वान है, ये जो विद्वान होते हैं, ये जो प्रचलित शासक होते हैं, जो तात्कालीन शासक होते हैं, उनके गुणों को अधिक लोकप्रिय करना चाहते थे। और प्रचलित शासकों के गुणों को लोकप्रिय बनाने के लिए, या प्रचलित शासकों को जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए, इन्होंने चंगेज खां से भी उनकी तुलना की। देखिए इलखानी जो ईरान में इनकी शाखा थी, 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहासकार थे, इनके द्वारा महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें मृतकों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ा कर दी गई है। अब ये जो इतिहासकार होते थे, नए नए जो विद्वान होते थे, ये जब इन प्रचलित शासकों का जब वर्णन करते थे, तो ये उनको बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना चाहते थे। इसी का एक उदाहरण मिलता है बुखारा किले का। देखिए बुखारा किले में एक चश्मदीद गवाह है, उसके अनुसार केवल 400 सैनिक तैनात थे, जबकि इन इतिहासकारों के द्वारा बुखारा किले में 30,000 सैनिक मारे जाने की सूचना लिखी जाती है अपनी किताबों में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन विद्वानों के द्वारा या इन इतिहासकारों के द्वारा ये जो तात्कालीन शासक हैं, इनके बारे में काफी कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता था। देखिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो ये इल्खानी विवरण है, इसमें चंगेज खां की प्रशंसा नहीं की जाती थी। चंगेज खां की प्रशंसा आज भी की जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब वैसा खून खराबा नहीं हो सकता था जैसा चंगेज खां के समय में होता था। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी जनता में अपनी धाक जमाने के लिए ये क्या करते थे कि विद्वानों के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर उसको प्रस्तुत किया जाता था। जैसे अगर 400 सैनिक मारे गए, अभी हमने देखा, तो 400 सैनिकों के स्थान पर इन्होंने बताया कि 30,000 सैनिक मारे गए। तो समय थोड़ा बदल गया था, और ये जो नए नए शासक बन रहे थे, इनको भी चंगेज खा के समान अपनी जनता में धाक जमानी थी। तो इसलिए ये क्या करते थे, विद्वानों के द्वारा इनका जो विवरण है वो बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया जाता था। अब हम चर्चा करते हैं, यास की चर्चा करते हैं। देखिए यास है, ये एक विधि संहिता है। विधि संहिता से तात्पर्य हो गया एक कानून की पुस्तक है, कानून की पुस्तक है, या हम कह सकते हैं कि ये एक नियम संहिता है। इस यास को, अर्थात ये जो विधि संहिता थी चंगेज खां की, इसको जो सर्वप्रथम लागू किया गया था, ये लागू किया गया था चंगेज खां के द्वारा 1206 ईस्वी में। इसे किरलताई में लागू किया गया था। तो देखिए यहाँ पर किरलताई से तात्पर्य होता है मंगोल कबीले के जो सरदार होते हैं, उनकी परिषद को कहा जाता है किरलताई। और इस यास का मंगोल समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि चंगेज खां के बाद में जो इसके वंशज होते हैं, उन्होंने भी जो विधि संहिता के रूप में यास को स्वीकार किया, और इस यास ने मंगोलों को एकीकृत रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर जो प्रमुख शोध कार्य किया गया था, ये डेविड ऑयलोन के द्वारा किया गया था। डेविड ऑयलोन के बाद में भी इस पर बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं। प्रारंभिक शुरू में यास को यसाक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है विधि, आज्ञप्ति या आदेश। इसको आप राइट डाउन कर लें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यास को प्रारंभ में क्या कहा जाता था। तो यास को प्रारंभ में यसाक कहा जाता था, जिसका अर्थ हो गया विधि, आज्ञप्ति या आदेश। तो यहाँ पर हमने देखा कि यास का जो प्रारंभिक प्रयोग है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो इसका प्रयोग, या हम कह सकते हैं जो विवरण मिलता है, ये प्रशासनिक विनियम के रूप में मिलता है, जैसे आखेट है, सैन्य, डाक प्रणाली, संगठन। लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं, 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोलों ने या शब्द का प्रयोग है, ये ज्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर जो यास है, इसका मतलब हो गया चंगेज खां की विधि संहिता। यास मंगोल जाति की प्रथागत परंपराओं का एक संकलन था। तो यहाँ पर हम देखेंगे चंगेज खां के द्वारा जो इस यास का जो निर्माण किया गया था,
ये दो आधार पर किया गया था। एक तो मंगोल जनजाति की जो परंपरागत जो परंपराएं होती थी उनको सम्मिलित किया गया था। दूसरा, चंगेज खान ने कुछ अपनी कल्पना शक्ति का भी यहाँ पर प्रयोग किया था। और मंगोलों के द्वारा इस यास को चंगेज खां की विधि संहिता कहकर पुकारा जाता है। और इसके पीछे जो रीजन है वो भी मूसा और सुलेमान की भांति चंगेज खां को एक स्मृतिकार होने का दावा करते हैं, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती हो। देखिए यहाँ पर जो मूसा और सुलेमान का यहाँ पर जिक्र किया गया है, इन दोनों पात्रों का जिक्र आपको बाइबल में भी मिलेगा, इसके अतिरिक्त कुरान में भी मिलेगा। और ये दोनों स्मृतिकार थे। यहाँ पे स्मृतिकार से तात्पर्य हो गया जिन्होंने स्मृति की रचना की हो। यहाँ पर स्मृति का मतलब हो गया विधि संहिता से। जैसे हम भारतीय संस्कृति में पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी काफी स्मृतियां हुई है, जैसे नारद स्मृति हो गई, मनु स्मृति हो गई। तो ये सब भी क्या थे, नियमों का संकलन थे। ये सब भी विधि संहिता होती थी भारतीय संस्कृति में। इसी प्रकार से हम ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में देखें तो यहाँ पर भी दो प्रमुख स्मृतिकार हुए हैं, एक मूसा और एक सुलेमान। तो जो मंगोल लोग थे वो इसकी तुलना मूसा और सुलेमान से करना चाहते थे। चंगेज खां की जो यास है इसकी तुलना किससे करना चाहते थे, मूसा और सुलेमान की स्मृति से करना चाहते थे। तो इस वीडियो में हमने मंगोलों की सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के ऊपर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे चंगेज खां और मंगोलों का विश्व में क्या स्थान है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।